अब मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। जब आप अब तक की स्क्रॉल्स की सभी बातों को जान जाते हैं, उन्हें अच्छे से समझ लेते हैं, तो आपको एक्शन लेना होगा। यानी मार्केट में एक सेल्समैन के रूप में अपनी जर्नी स्टार्ट करनी होगी। क्योंकि आपके सारे सपने, वे सारी प्लानिंग, सारे गोल्स इम्पॉसिबल हैं। यानी उन सब की कोई वैल्यू नहीं है अगर आप उन पर एक्शन नहीं लेते। इसलिए अगर आप उन सब को अचीव करना चाहते हैं तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा, यानी उन पर काम करना पड़ेगा। आपको कोई भी काम आगे नहीं खिसकाना है, यानी लाइफ में टालम टोल को एकदम से टाल देना है। आप जब भी अपनी लाइफ में पीछे हुए तो उसका सबसे बड़ा रीजन आपका डर था। अब तक के 8 स्क्रॉल को आपने अच्छे से सुन लिया है। अगर आप उन बातों को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो आप डर को हराना सीख जाते हैं। इसलिए आपको अब डर से डरे बिना अपने गोल को अचीव करने के लिए आगे बढ़ना होगा। आपने जो भी लाइफ में प्लानिंग की है, उन्हें हकीकत में बदलने के लिए आपको एक्शन लेना होगा। आज के बाद उस जुगनू से सबक लें जो सिर्फ उड़ते वक्त ही रोशनी देता है, क्योंकि उस समय वो काम करता है। इसलिए आप खुद को एक जुगनू की तरह मानकर चलें। खुद को ऐसे साबित करें कि सूरज की रोशनी में भी आपकी रोशनी को लोग देख सकें। दूसरों को उन तितलियों की तरह रहने दें जिनके पास खूबसूरत विंग्स तो हैं, बट उनकी लाइफ एक फूल पर डिपेंड करती है। आपको जुगनू बनना है और अपनी रोशनी से पूरी दुनिया को रोशन करना है। आपको खुद से प्रॉमिस करना है कि मैं आज का काम कल पर नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं जान गया हूं कल कभी आता ही नहीं। मैं काम करूंगा, भले ही मैं बार बार फेल होता रहूं, क्योंकि काम करके फेल होना बिना काम किए बैठने से अच्छा है। रियलिटी यह है कि खुशियां मेरे काम से तोड़े गए फल भले ही ना हो, बट काम के बगैर सभी फल पेड़ पर ही मर जाते हैं। जिन फलों का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता तो उन्हें कोई नहीं पूछता। मार्केट में एंटर करने पर मैं अपने पहले कस्टमर को फेस करूंगा, भले ही मेरे अंदर ये क्वेश्चन चलता रहे कि मैं इसे अपना सामान बेच पाऊंगा भी या नहीं। अगर दरवाजे बंद भी रहेंगे तो मैं उन्हें नॉक करूंगा, भले ही मेरे अंदर के फेलियर मुझे डराते रहें। जब भी मेरे अंदर लालच आएगी, मैं स्क्रॉल की लिखी बातों को याद करूंगा और काम करूंगा। लालच मेरे अंदर से भाग जाएगा। बस आपको यह ध्यान रखना है कि मार्केट में सिर्फ आपके काम की वैल्यू से ही आपको परखा जाएगा। इसलिए आपको खुद की वैल्यू को बढ़ाने के लिए काम करना होगा। आपको मार्केट में यह सोचकर अपना सामान बेचना होगा कि आपके पास आज का ही दिन है, कल का दिन लेजी लोगों के लिए है। जब शेर को भूख लगती है तो वो खाना खाता है, जब चील को प्यास लगती है तो वो पानी की खोज कर उसे पीती है। इसी तरह आपको भी दुनिया के सामने खुद को प्रूव करने के लिए काम करना होगा। अगर आप काम नहीं करेंगे तो फेलियर, दुख, डिप्रेशन की जिंदगी जीते हुए एक दिन मर जाएंगे, क्योंकि सक्सेस आपका वेट नहीं करेगी। आपको सही टाइम पर उसके पास खुद से पहुंचना होगा, और पहुंचने के लिए आपको काम करना होगा। हम अपने इस चैप्टर में स्क्रॉल नंबर 10 की बातों को भी जानेंगे। इस आखिरी स्क्रॉल में बताया गया है कि आपको प्रेयर करना चाहिए। इंसान का नेचर है, जब भी वो किसी प्रॉब्लम में फंसता है तो वो अपने ईश्वर को याद करता है, उससे अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। ये आप हमेशा अपने दिमाग में रखकर चलें कि आपकी प्रेयर सुनी जाती है, आपकी सभी रिक्वेस्ट सुनी जाती हैं। बट आपको ध्यान रखना है कि आपको किसी भी मटेरियलिस्टिक चीज के लिए प्रेयर नहीं करना है। खाने के लिए, पीने, सोने या होटल के कमरे के लिए या फिर सक्सेस पाने और एंजॉय करने के लिए भी आपको प्रेयर नहीं करना है। बस आपको गाइड करने के लिए अपने क्रिएटर से प्रेयर करना है। आप उससे कहें कि हे ईश्वर, मुझे गाइड करें। आप इस स्क्रॉल में लिखी गई प्रेयर को इस तरह से कर सकते हैं। सभी चीजों के साथ साथ मुझे क्रिएट करने वाले क्रिएटर मेरी हेल्प करें, क्योंकि मैं आज इस दुनिया में अकेला हूं, मैं भटका हुआ हूं। आप मुझे गाइड करें। मुझे सबसे ज्यादा खुशी तक जाना है, उसके रास्ते को इंडिकेट करें।
मुझे किसी भी मटेरियलिस्टिक चीज की जरूरत नहीं है। बस मुझे गाइड करें कि मुझे मेरी एबिलिटी के अकॉर्डिंग अपॉर्चुनिटी मिले। रुकावट और फेलियर्स के बाद भी मुझे पोलाइट बने रहने के लिए हेल्प करें। मुझे वो काम दें जिसको करते वक्त दूसरे लोग फेल हो गए हों, बट उनके फेलियर से सक्सेस के सीक्रेट को जानने में मेरी हेल्प करें। डर से मुकाबला करने के लिए मुझे करेज दें, जिससे मैं अपने संदेहों पर हंस सकूं। अपने गोल को अचीव करने के लिए मुझे सफिशिएंट टाइम दें, लेकिन आज के दिन को जीने के लिए मेरी हेल्प करें, क्योंकि ये मेरा आखिरी दिन है। मुझे वे वर्ड्स दें जिससे मैं खुद की हेल्प कर सकूं और कंप्लेंट से दूर रखें। आपने मेरे लिए जो प्लानिंग कर रखी है वो बनने में मेरी हेल्प करें। इस दुनिया के गार्डन में एक पौधा बनने के लिए आपने ही मेरे बीज को चुना है और उसे बोया है। ये सेल्समैन पोलाइटली आपसे हेल्प की रिक्वेस्ट कर रहा है। मेरे ईश्वर, मुझे गाइड करें। तो इस प्रेयर के साथ स्क्रोल्स की सारी बातें पूरी हो गईं। अब आप इस दुनिया के मार्केट में एंटर कर सकते हैं। लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती मेरे दोस्तों। अभी भी हमें हाफिज के पास चलना होगा और जानना होगा कि क्या उन्हें उनका अगला यानी तीसरा सेल्समैन मिला। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने आखिरी चैप्टर की ओर। निष्कर्ष, अगले सेल्समैन आप हैं। अगर चाहें तो इन बातों को फैलाएं। हाफिज स्क्रोल्स के बॉक्स को अगले सेल्समैन को देने के लिए वेट कर रहा है, बट बहुत वक्त गुजर जाने के बाद भी कोई नहीं आया। अब तो हाफिज पहले से भी काफी बूढ़ा हो चुका है। इरास्मस अभी भी पूरी ईमानदारी से हाफिज के साथ लगा हुआ है। एक दिन इरास्मस मेन गेट पर खड़ा था कि तभी उसे पूरब के रेगिस्तान की तरफ से एक अजनबी आता दिखाई देता है। धीरे धीरे वो गेट पर पहुंच जाता है। उसकी हालत भिखारियों जैसी है। आते ही वो इरास्मस से कहता है कि वो उनके मालिक से मिलना चाहता है। उसकी हालत को देखकर इरास्मस डर जाता है। उसके पैरों में फटी चप्पलें हैं। ऊंट के बालों का बना हुआ एक फटा चोंगा उसके शरीर पर है। उसको देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसने कई दिनों से नहाया भी नहीं है। इरास्मस पहले तो उसे मना कर देता है, बट जब वो बताता है कि उसके मालिक से भीख नहीं मांगेगा, ना ही किसी चीज की मांग करेगा, बस उनसे मिलना है, बहुत जरूरी काम है, इरास्मस उसे अपने मालिक के पास ले जाता है। हाफिज इतना बूढ़ा हो चुका है कि वो ना तो ज्यादा दूर तक देख पाता है, ना ही ज्यादा दूर का सुन पाता है। अजनबी हाफिज के करीब जाकर उससे क्वेश्चन करता है कि क्या आप ही इस दुनिया के ग्रेटेस्ट सेल्समैन हैं? हाफिज उससे कहता है कि वो बहुत सालों पहले हुआ करता था, अब वो काफी बूढ़ा हो गया है। तब वो अजनबी आगे कहता है कि उसका नाम शाउल है। कुछ लोग उसे पॉल भी कहते हैं। वो जेरूसलम से अपने बर्थ प्लेस तारसस जा रहा है। वो बेंजामिन के यहूदी कबीले का फारसी है। वो टेंट बनाने का काम करता है। ग्रेट गैमेलियल उसके गुरु थे। वो आगे बताता है कि 4 साल पहले जेरूसलम में स्टीफन नाम के एक संत को पत्थरों से मारने की सजा सुनाई गई थी, जिसके लिए वो विटनेस बना था। स्टीफन की गलती ब्लास्फेमी थी, यानी उस पर ईश्वर की निंदा करने का आरोप था। हाफिज उससे पूछता है कि आप ये सब चीजें मुझे क्यों बता रहे हैं? तब वो बताता है कि आप पूरी कहानी सुनेंगे तो आप सब जान जाएंगे, क्योंकि स्टीफन जीसस नाम के एक इंसान का फॉलोअर था, जिसे 1 साल पहले सिडिशन के चार्ज लगाकर रोमन्स ने सूली पर चढ़ा दिया था। स्टीफन जीसस को अपना मसीहा मानता था, जिसकी वजह से उसे मार भी दिया गया। फिर वो आगे बताता है कि जीसस के कई फॉलोअर्स को मार दिया गया। जब वो दमास्कस आ रहा था तो वो भी एक कट्टर धार्मिक था। रास्ते में अचानक एक बिजली गिरी। हालांकि बिजली उस पर नहीं गिरी, लेकिन उसकी कड़कड़ाहट के बाद से उसे कुछ याद नहीं। जब वो होश में आता है, उसे जीसस की आवाज सुनाई देती है। वो कहते हैं कि शाउल, तुम उठो और शहर जाओ, वहां तुम्हें बताया जाएगा कि तुम्हें क्या करना है। फिर वो बताता है कि वो पहले से चेंज हो जाता है। वो भी जीसस में बिलीव करने लगता है। वो जीसस की बातों को लोगों को बताने लगता है, जिसकी वजह से उसके बहुत सारे दुश्मन बन जाते हैं। एक दिन अचानक फिर से एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज उससे कहती है कि तुम्हें मैसेज मिले 4 साल हो गए,
लेकिन आज तक तुमने गॉड के मैसेज को लोगों तक नहीं पहुंचाया। तुम्हें उन्हें एक सेल्समैन की ही तरह लोगों को पहुंचाना होगा, नहीं तो लोग उन मैसेजेस को सुनेंगे नहीं। तुम दमास्कस जाओ और दुनिया के ग्रेटेस्ट सेल्समैन को खोजो। इतना सुनने के बाद हाफिज उसकी बातों में दिलचस्पी लेने लगता है। वो उसे जीसस के बारे में आगे बताने के लिए कहता है। वो बताता है कि जीसस को सूली पर चढ़ाए जाने के बाद उसे दफना दिया गया था। वो फिर से जिंदा हो गए थे। इतना कहने के बाद पॉल अपनी बोरी में से एक फटा हुआ चोंगा निकालकर हाफिज को देता है। हाफिज उस चोंगे को हाथ में लेते ही उसे पहचान लेता है। ये तो पैथ्रोस का चोंगा है। ये वही चोंगा था जिसे उसने पहली बार सेल करने की कोशिश की थी, बट वो सेल नहीं हुआ था। उस चोंगे पर खून के बहुत सारे दाग थे। हाफिज डरते डरते उसे पलटाता है। अभी भी उसमें वो सितारा लटका हुआ है और पैथ्रोस का नाम लिखा हुआ है। हाफिज उस चोंगे को अपने गालों से लगाकर कुछ फील करने की कोशिश करता है। फिर वो अचानक शाऊल से जीसस के जन्म के बारे में पूछता है। तो वो बताता है कि जब उन्होंने इस दुनिया को छोड़ा था तब भी उनके पास कुछ नहीं था, जब आए थे तब भी कुछ नहीं था। वे एक केव में पैदा हुए थे, बेथलहम में। हाफिज मुस्कुराता है। वो अपने वफादार साथी इरास्मस की ओर देखता है और खुशी से उसके आंसू बहने लगते हैं। फिर वो शाऊल से पूछता है कि जब जीसस पैदा हुए थे तो क्या उस समय कोई चमकता हुआ सितारा भी आया था? शाऊल उसके इस क्वेश्चन को सुनकर शॉक्ड रह जाता है। उसे लगता है कि इस इंसान को उस बात के बारे में कैसे पता है। हाफिज खुश हो जाता है और इरास्मस को स्क्रोल्स का बॉक्स लाने के लिए कहता है। फाइनली आज उसे अगला सेल्समैन मिल ही गया। तो कहानी यहीं खत्म होती है। मेरे दोस्त, आपने हाफिज की कहानी भी सुन ली और 10 स्क्रोल्स के बारे में भी सुन लिया। तो फिर देर किस बात की? आप भी एक ग्रेटेस्ट सेल्समैन बनने की जर्नी को स्टार्ट कर दें। इस धरती पर आने वाला हर इंसान एक सेल्समैन है। हर किसी को किसी ना किसी तरह से कुछ ना कुछ बेचना है, लेकिन ग्रेटेस्ट सेल्समैन वही बनेगा जो सेल्स के प्रिंसिपल्स को अच्छे से समझ जाएगा। तो इसी के साथ इस बुक समरी को यहीं एंड करते हैं। अपने दोस्त चेतन को दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे किसी और बुक समरी के साथ। स्टे हेल्थी, कीप स्माइलिंग। नमस्कार।